नमस्कार। आज की मेरी वीडियो सत्य घटनाओं पर आधारित है। ऐसी घटनाएं जो पैसों संबंधित घोटाले को लेकर है और ऐसे घोटाले जो लोग पैसों की ज्यादा हवस, ज्यादा लालच और ज्यादा लालसा में आकर कर बैठते हैं। और घटनाओं के बारे में जानकर हमें मैच्योरिटी आ जाती है, समझदारी आ जाती है और जीवन में पैसों को लेकर कैसी सावधानी बरतनी है इसके बारे में भी पता चलता है। तो चलो ज्यादा वक्त न गवाते हुए चलते हैं हमारी पहली सत्य घटना पर, जिसका नाम है सारदा चिट फंड। ये चिट फंड कंपनी कलकत्ता स्थित एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको आर्थिक संस्था कह सकते हैं, वह स्थापित हुई 2000 में। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे गांव में रहते हैं। उनके पास निवेश करने के लिए जो धनराशि होती है वह बहुत छोटी होती है। उनके जो सेविंग्स होते हैं वह उन्हें किसी बैंक में या किसी इन्वेस्टिंग कंपनी में डालनी होती है। उनके लिए बड़ी बैंकों से जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सेवाएं जो होती है वह उनके लिए आसानी से एक्सेसिबल नहीं हो सकती। अशिक्षित होते हैं, अनजान होते हैं और इसीलिए उन्हें ये सेवाएं लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वे चिट फंड जैसे आर्थिक संस्था से जुड़ जाते हैं। उनके पैसों को लेकर वे उन्हें ऐसे प्रदर्शित करती है कि उन्हें बहुत बड़ा इंटरेस्ट के रूप में मुनाफा होने वाला है और इसीलिए वे आकर्षित होते हैं ऐसी संस्था की ओर। ऐसी सारी जो संस्थाएं होती है वह बहुत सारी स्थापित होती है, पर इनमें से कई अच्छी भी होती है। पर ज्यादातर जो चिट फंड संस्थाएं रहती वह लोगों के पैसे डुबाने के लिए बनाई जाती है। उन पैसे लेकर वह संस्थाएं कुछ गलत काम कर बैठती है, कुछ गलत काम करती रहती है और ऐसी संस्थाओं के आड़ में गलत काम ही चलते रहता है। इसमें क्या होता है, ये एक धोखाधड़ी वाली योजना है। इसमें क्या होता है, जो पुराने मेंबर्स हैं उनको जो नए मेंबर्स जुड़ जाते हैं उनके पैसों में से इंटरेस्ट मिलते रहता है। जैसे जैसे नए मेंबर्स आते जाते हैं तो संस्था को फायदा ही फायदा होता है। और इसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके नाम ऐसी संस्थाएं अपनी संस्था से जोड़ देते हैं। जैसे उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे या उनको किसी बोर्ड पर एडवर्टीजमेंट, इश्तिहार, जाहिरात में उनकी फोटो चिपकाएंगे। तो ऐसे में लोगों को ऐसी जो योजनाएं होती है उसके ऊपर विश्वास हो जाता है और वे उसमें पैसे डालने के लिए उत्साहित होते हैं। ऐसी संस्थाएं साधारण लोग जो थोड़े बहुत समझदार लोग होते हैं उनको भी आकर्षित करती है। वो ऐसे दिखाती है कि उनके डिपॉजिट्स पर उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और कम रिस्क लेकर उन्हें बहुत सारा मुनाफा मिलेगा। और इसीलिए साधारण या समझदार लोग भी ऐसी संस्थाओं की ओर खींचे चले आते हैं। इस चिट फंड में क्या होता है, मानिए कि यहाँ पर 10 मेंबर्स हैं और 10 मेंबर्स महीने में 10,000 रुपए निवेश कर रहे हैं या संस्था के अपने खाते में डाल रहे हैं। और महीने के आखिर में एक घड़े में सबके नाम लिखकर उस घड़े में या उस मटके में डाले जाते हैं और जिसका नाम निकलेगा उस मटके से उसको वो रकम मिलती है। तो इसीलिए इसको चिट फंड कहते हैं। इसमें ज्यादातर लोग जो निवेश करते हैं वह अनपढ़ या अशिक्षित होते हैं। ऐसे संस्था चलाने वाले जो लोग होते हैं वे बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। फिर उस पैसे से किसी पॉलिटिशियन की हेल्प करना या वह पैसा किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को देना या किसी फिल्म प्रोड्यूसर को देना या फॉरेन में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भेजना, ऐसी बातों को लेकर ये बहुत मुनाफा कमाते हैं। और ऐसी संस्थाओं का जब आखिरी समय आता है तब क्या होता है, तब उनकी जो संस्थाएं हैं उससे जब लोग जुड़ना बंद हो जाते हैं तभी उन्हें समझता है कि अपने आखिरी वक्त आ गया है। तो ऐसे में उनके पास जितने भी पैसे हैं उन्हें लेकर वे भाग जाते हैं। या तो
फिर उनका जब पर्दाफाश होता है तो वह पुलिस से पकड़े जाते हैं और जेल में डाले जाते हैं। शारदा चिटफंड के फाउंडर्स ने 2,460 करोड़ रुपए अपने पास इकट्ठा किए थे और उन्होंने 1.8 मिलियन लोगों को फंसाया था, जो कलकत्ता, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम और उड़ीसा से थे। 2000 में उन्होंने अपनी संस्था स्थापन की थी और 2019 में उनका पर्दाफाश हुआ। जब ये हो गया तब बहुत सारे मासूम, नादान, अनजान लोग रो रहे थे, ऐसा कह के कि हमारी जो जीवन भर की पूंजी थी इस संस्था ने डुबो दी। और इसके कारण कलकत्ता में बहुत बड़े पॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। इसके बाद आती है कहानी ललित मोदी की, जो दिखाती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि पैसे की हवस मनुष्य को कैसे बर्बाद करके रख देती है। वे इंडिया में क्रिकेट के क्षेत्र में आईपीएल से जुड़े थे। उन्होंने अमेरिका में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की थी। वे काफी धनवान और अमीर खानदान से थे, पर उनके कारनामे काफी गलत थे। जब वे अमेरिका में थे तब उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग किया। उस मामले को लेकर उन्हें जेल हो गई। जेल में उन्होंने 100 जो आवर्स होते हैं उसकी सोशल सर्विस पूरी की, तो उसको लेकर फिर उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। बीमारी की हालत दिखाकर वे अमेरिका से भाग गए और भारत आए। भारत में आने के बाद उन्हें बिजनेस करने की बहुत स्ट्रांग इच्छा थी, तो उन्होंने अपना एक एंटरटेनमेंट चैनल खोल दिया और जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स रहते थे वे उन्हें और उनको अपने उस चैनल पर टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। तो उनकी प्रगति देखकर वॉल्ट डिज्नी काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पर उनके काम करने का तरीका, काम करने का ढंग, जो जिसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ऐसे रवैये को देखकर वॉल्ट डिज्नी ने उनके साथ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया और वो उनका बिजनेस बंद पड़ गया। उसके बाद उनकी नजर भारत का जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है क्रिकेट, उस पर पड़ी। उनको अमेरिका में जब वे रहते थे तभी पॉपुलर स्पोर्ट्स लीग एनबीए इसके साथ तजुर्बा था, तो उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी लीग इंडिया में शुरू कर दूं जहां पर खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाता है। खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलते हैं, मनोरंजन के लिए खेलते हैं और उसमें से उन्हें काफी प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो उन्होंने अपने कारनामे कैसे कैसे करके बीसीसीआई के चेयरमैन की पोजीशन हासिल कर ली और उसमें फिर उन्होंने अपने गलत तरीके शुरू किए। इंडिया में बीसीसीआई जो है वह क्रिकेट एसोसिएशन का टॉप मोस्ट बोर्ड है और उसके वे चेयरमैन थे। इसीलिए वे जब गलत कारनामे कर रहे थे और उनके गलत कारनामों के कारण बोर्ड का नाम भी बहुत बदनाम हो रहा था। उनकी ईडी से पूछताछ की गई और उनको फिर उनके नाम का नॉन अवेलेबल वारंट निकला। तो इसके बाद वे लंदन भाग गए, क्योंकि अगर यहाँ पे रहते तो वे अरेस्ट हो जाते थे और जेल में डाले जाते थे। तो यहाँ पे खत्म होती है ललित मोदी की कहानी। इसके बाद वाली कहानी है सीसीडी की, कैफे कॉफी डे, जिसके ओनर थे विजय सिद्धार्था। वे चिकमगलूर मैंगलोर से थे। चिकमगलूर में उनके 20,000 एकर्स ऑफ लैंड पर कॉफी बीन्स उगाए जाते थे। उनका पहला कॉफी शॉप बैंगलोर कर्नाटका में शुरू हुआ। They are the largest producers of coffee beans in entire Asia and they export it to US, Japan and Europe. विजय सिद्धार्था एक बार एक व्यक्ति से मिले जो जर्मन थे और उन्होंने कॉफी शॉप्स में बहुत यश पाया था। तो उन्होंने अपनी कहानी सिद्धार्थ को सुनाई और वे इम्प्रेस हो गए
उन्होंने कहा कि आप जो लोग कॉफ़ी पीने आते हैं जो लोग कॉफ़ी पीने आते हैं, उनको फ्री में वाईफ़ाई भी दे दो, तो वे बैठे रहेंगे काफ़ी देर, कॉफ़ी पीने हमेशा आया करेंगे। तो इस आइडिया को लेकर सिद्धार्था ने कॉफ़ी शॉप्स शुरू की। सीसीडी के बिज़नेस मॉडल में काफ़ी सारी त्रुटियां और दोष थे। विजय सिद्धार्था आते जाते अपने बिजनेस के लिए लोन लिया करते थे फाइनेंशियल एजेंसीज और बैंक से, जिसके ऊपर उन्हें 18 से 20% इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो जब ऐसे कर्जा पड़ता गया उनके सर पर, तो उन्हें बैंक से और ऐसे लोगों से फोन आने लगे जिनका उन्हें कर्जा चुकाना था, और उनको ये पता चला था कि उनके पास उनका कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसी हालातों में वे बहुत बड़े आर्थिक संकट में आ गए। उनके दिमाग पर इन सब बातों का दबाव बढ़ता गया और उन्होंने अपने जीवन का अंत कर दिया। और आखिर में उन्होंने एक लेटर लिखा अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि मुझे माफ कर दीजिए, और उन्होंने ये भी कहा कि आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन। अभी मैं सुनाती हूँ आपको एक डायमंड मर्चेंट की कहानी। ये मामा भांजे की जोड़ी ने मिलके पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया। नीरव मोदी एक डायमंड मर्चेंट, और उन्होंने ऐसे काम किया जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरपोल उसके पीछे लगे हैं। वो वांटेड है, वो फरार है, और उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि वे आज इंडिया में रह नहीं सकते। वे किसी विदेशी कंट्री में आश्रय ले रहे हैं। इन दोनों ने मिलके ऐसा गुनाह किया है जो अभी तक की हिस्ट्री में हुआ नहीं है। नीरव मोदी ने फायर स्टार नाम से डायमंड कंपनी खोली, और उसकी ब्रांचेस, उसकी रिटेल ब्रांचेस मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन ऐसी जगह पे खोली। उनका मेडिसन एवेन्यू का न्यूयॉर्क का जो शॉप था डायमंड ज्वेलरी का, वो हाँ ट्रम्प गेस्ट करके आए थे। और इस तरह से नीरव मोदी ने एक गुनहगारी का ऐसा जाल बिछाया जिसमें वे बैंक को बेईमानी से या बैंक को धोखाधड़ी देके बैंक से पैसे निकालते थे। वे अपने शॉप्स के, अपने ज्वेलरी के, जो डायमंड ज्वेलरी थी उसके ऐसे फोटोज निकाल के उनको पेश करते थे बैंक कर्मचारियों के सामने कि वे गुमराह हो जाते थे। उनकी आंखों में धूल झोंक कर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेकर वहां से दूसरे बैंकों से पैसा निकालते थे। अभी आती है बारी चंदा कोचर और दीपक कोचर की कहानी की। चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जब वे उस पोजीशन पे थी तब उन्होंने अपने अपने हस्बैंड दीपक कोचर और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत, इन्होंने एक कंपनी स्थापन की थी। उसको लोन के लिए फेवरेटिज्म दिया, उनको लोन दिया जो सही नहीं था काम, और इस काम से वे पोजीशन से हटाई दी गई के नाम का अरेस्ट का वारंट निकला। उन्होंने चंदा कोचर ने 3,250 करोड़ का लोन वेणुगोपाल धूत की कंपनी वीडियोकॉन को दिया, और आज वे तीनों भी जेल में हैं, चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत। तो यहाँ पर मैं मेरी वीडियो खत्म कर रही हूँ दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।